बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांजिस्टर बायस सर्किट्स, इस सिलसिले का हम आज सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे और वो है वोल्टेज डिवाइडर बायस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्यू पॉइंट और लोड लाइन, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट और लोड लाइन के मुतल्लिक हमने डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि अगर ट्रांजिस्टर को लीनियरली ऑपरेट करना है तो उसके लिए डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट की सिलेक्शन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए और डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट की सिलेक्शन होती है बाइसिंग से। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग डिसाइड करती है कि ऑपरेटिंग पॉइंट के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट जो हमारा ये है कि बाइसिंग किस किस तरीके से की जाए। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के लिए हम डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेथड जो है वो है वोल्टेज डिवाइडर बाइस। A method of biasing a transistor for linear operation using a single source resistive voltage divider। इसमें एक तो इस मेथड में हम बाइसिंग के लिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज़ करते हैं। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये R1 है और ये R2 है। ये एक वोल्टेज डिवाइडर R1 और R2 वोल्टेज डिवाइडर बना रहे हैं और ये कहाँ से इनका सोर्स वोल्टेज क्या है? सोर्स वोल्टेज इनकी VCC है। VCC ही कलेक्टर की बाइसिंग के लिए यूज़ हो रही है और VCC से ही हम बेस की बाइसिंग कर रहे हैं। तो हम इसमें एक सिंगल वोल्टेज का सोर्स इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बाइसिंग का मेथड जो है वो यही है। Up to this point, a separate DC source VBB was used to bias the base emitter junction because it could be varied independently of VCC and it helped to illustrate transistor operation। हमने VBB और VCC दो सेपरेट सोर्स वोल्टेजेस यूज़ कर रहे थे, इसलिए कि हमें ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन समझना था, ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट करता है और वो बाइसिंग कैसे लेता है, इसलिए हम टू सोर्स, सेपरेट सोर्स यूज़ कर रहे थे। A more practical bias method is to use VCC as the single bias source। जबकि एक प्रैक्टिकल बायस मेथड ये है कि आप दो बैटरीज की बजाय एक सिंगल सोर्स वोल्टेज दें। Generally, voltage divider bias circuits are designed so that the base current is much smaller than the current I2 through R2। हमने पीछे जो फिगर सर्किट डायग्राम देखी उसमें हमने देखा कि R1 और R2 दो जो है वोल्टेज डिवाइडर्स हैं और बेस से को जो करंट I2 जा रहा है वो हाँ, उसके लिए जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो R2 पे है। ये देखें, हम दोबारा से सर्किट देखते हैं। ये देखें यहाँ पे R1 और ये R2, ठीक है। तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। इन दोनों क्योंकि ये VCC के साथ इन सीरीज़ हैं। अब बेस पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा? बेस पे वोल्टेज का ड्रॉप उतना ही होगा जितना कि R2 के अक्रॉस है और उसकी वजह से जो करंट जनरेट होगा वो IB होगा। IB करंट जो है वो बेस का करंट है और यही इस ट्रांजिस्टर का इनपुट करंट भी है। तो जैसे अगर हम R2 की वैल्यू को वेरी करेंगे, उससे IB की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन जब भी हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बाइसिंग के लिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो बेस करंट है ना वो बहुत ही स्मॉल हो और उस करंट की निस्बत ज़्यादा स्मॉल हो जो R2 में से फ़्लो कर रहा है। तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर, बिकॉज बेस वोल्टेज इज़ रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स एंड टेम्परेचर इफ़ेक्ट्स। अगर हम एक स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो बेस की वोल्टेज है वो ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर चेंज नहीं होगी, बल्कि वो डिवाइडर सर्किट पे डिपेंड करेगी और इसी तरह टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से भी बेस की वोल्टेज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें ट्रांजिस्टर और टेम्परेचर दोनों पे बेस का करंट डिपेंड ना करे, उसको हम स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कहते हैं। अब यहाँ पे हम
दो तरह से वोल्टेज डिवाइडर बायस को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले जो पहला एनालिसिस है वो इस तरह से हम देंगे कि जिसमें हम इग्नोर कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर का कोई लोडिंग इफ़ेक्ट नहीं है। लोडिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? अगर आपके पास ये देखें, अब ये आपको एक बीच में एक पार्टीशन सी नज़र आ रही है, ठीक है। इस पार्टीशन से इस साइड पे दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2, ये एक सर्किट बनाए हुए हैं, और पार्टीशन से इस साइड पे ट्रांजिस्टर है। अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर जो है ये एक आउटपुट सर्किट है, और ये डिवाइडर जो है ये एक इनपुट सर्किट है। तो अगर हम ये जो आपका ट्रांजिस्टर का सर्किट है, अगर इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट का, अगर टोटल इसकी जो अफेक्टिव इनपुट इम्पिडेंस है, अगर वो स्मॉल है एज़ कंपेयर टू इसके आर टू के हिसाब से, अगर ट्रांजिस्टर की इनपुट रेजिस्टेंस या इसकी इफेक्टिव इम्पिडेंस लो हो जाए, तो ऐसे में क्या करेगा, ट्रांजिस्टर ज़्यादा करंट लेगा। आपको पता है लो इम्पिडेंस की सूरत में करंट ज़्यादा फ्लो करता है। तो जब करंट ट्रांजिस्टर में से ज़्यादा फ्लो करेगा तो इसका मतलब होगा ट्रांजिस्टर लोड का लोडिंग इफ़ेक्ट है इस सर्किट के ऊपर, यानी इस सर्किट से ट्रांजिस्टर ज़्यादा करंट हासिल करेगा, और इसी तरह से वोल्टेज का ड्रॉप भी फिर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सर्किट जो है ये स्टिफ नहीं रहेगा। ये सर्किट स्टिफ उस सूरत में होगा कि जब आपका जो ट्रांजिस्टर इस सर्किट पे लोड ना डाले, यानी इसका लोडिंग इफ़ेक्ट ना हो। और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस जो है ये R2 के मुकाबले में काफ़ी हाई हो, और बहुत ही स्मॉल करंट जो है वो ट्रांजिस्टर में एंटर हो। तो ऐसे में ये सर्किट जो है ये एक स्टिफ सर्किट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम यही सपोज करते हैं कि इस ट्रांजिस्टर का कोई लोडिंग इफ़ेक्ट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बेस के साथ कोई रेजिस्टेंस जो है वो शामिल नहीं किया गया, जैसे कि हम पहले आर बी लगा रहे थे, वो भी यहाँ पे नहीं है। टू एनालाइज अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इन विच IB is small compared to I2, first calculate the voltage on base using the unloaded voltage divider rule. अब चूंकि बेस जो है वो लोड नहीं कर रही, तो हमारे पास सिंपल सा इसकी एक सीधी सादी सी एक वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट का की वोल्टेज लेंगे, और इस पॉइंट की वोल्टेज क्या होगी, VB होगी, और VB क्या होगी, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VCC। तो VB यानी बेस की वोल्टेज वही होगी जो कि A पॉइंट की वोल्टेज है, और वो हम कैसे लिखेंगे, R2 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VCC। Once you know the base voltage, you can find the voltages and currents in the circuit as follows. अब बेस की वोल्टेज फाइंड होगी, और बाकी की वोल्टेजेस हम ले सकते हैं। बाकी वोल्टेज क्या होगी, इस पॉइंट की होगी, यानी कि VE, RE से ऊपर की जो वोल्टेज होगी वो VE होगी। आपको पता है कि आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वोल्टेज होती है, जो वोल्टेज पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, वो VBE होता है, यानी बेस टू एमीटर, उसको आप कहते हैं VBE। और आप लिखते हैं VBE इक्वल्स टू VB माइनस VE। उसी में से आप VE की वैल्यू निकाल लें तो वो बन जाएगी VB माइनस VBE। अब VE आ गई आपके पास, VB आ गई, VE आ गई। अब हम करंट्स देखते हैं। करंट कौन सा हमें लेना होता है, IC करंट, यानी कलेक्टर का करंट। इन दिस केस कलेक्टर करंट इज़ नियरली इक्वल्स टू IE। क्यों? क्योंकि बेस करंट बहुत स्मॉल है। नॉर्मली तो आप कहते हैं ना कि IE इज़ इक्वल टू IC प्लस IB। तो अगर IB बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो फिर हम कह सकते हैं कि IE इज़ नियरली इक्वल्स टू IC। और इसमें हम लिखेंगे इसको, अगर ये दोनों नियरली इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि VE ओवर RE, यानी VE यहाँ से लेकर यहाँ तक की वोल्टेज, क्योंकि नीचे ये पॉइंट तो ज़ीरो पोटेंशियल पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VE होगा। VE डिवाइडेड बाय RE, that is equals to IE, and IE is nearly equals to IC.
आईसी के लिए फार्मूला आ गया। अब हम देखते हैं वीसी क्या है। वीसी कलेक्टर की वोल्टेज है। किस पॉइंट की वोल्टेज होती है? इस पॉइंट की। ये जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये इस पॉइंट की वोल्टेज को आप वीसी कहेंगे। इस पॉइंट की वोल्टेज को देखने के लिए आप इधर से स्टार्ट करें, ऊपर से स्टार्ट करें। ये होगा वीसीसी माइनस आईसी आरसी एंड माइनस वीसी इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लोज्ड लूप बना लें, यहाँ से यहाँ तक एक क्लोज्ड लूप बना लें, तो उस क्लोज्ड लूप की इक्वेशन अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ लॉ कैसे लिखी जाएगी? वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। जिसमें से हम वी सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो वी सी हो जाएगी वी सी सी माइनस आई सी आर सी। वंस यू नो वी सी एंड वी ई, यू कैन डिटरमिन वी सी ई। अब आपके पास इस पॉइंट की भी आ गई और इस पॉइंट की। इस पॉइंट की वोल्टेज है वी सी और इसकी है वी ई। तो आपको निकालनी है वी सी ई। तो वी सी ई क्या होगी? वी सी माइनस वी ई। दोनों की वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास जो है वो वोल्टेज आ जाएगी। अब ये तो था एनालिसिस इन दैट केस कि अगर कोई लोडिंग इफ़ेक्ट नहीं है। अब हम देखते हैं कि लोडिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस, अगर लोडिंग इफ़ेक्ट को हम शामिल कर लें। DC input resistance at the transistor base. The DC input resistance of transistor is proportional to beta DC. जो किसी भी ट्रांजिस्टर का जो इनपुट डीसी रेजिस्टेंस होता है वो उसकी बीटा वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। बीटा वैल्यू के साथ और इनपुट करंट के साथ पे डिपेंड करता है कोई भी किसी भी ट्रांजिस्टर की टोटल इफेक्टिव इनपुट इम्पिडेंस जो है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम कह रहे हैं कि डीसी इनपुट रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर का बीटा डीसी के प्रोपोर्शनल है। सो इट विल चेंज फॉर डिफरेंट ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर जब बीटा चेंज होगा तो जाहिर है वो इनपुट रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। When a transistor is operating in its linear region, the emitter current is beta DC IB. हम अभी पीछे कह चुके हैं कि IE is nearly equals to IC। तो आपको पता है कि IC क्या होता है? बीटा DC IB। तो सेम इससे अब हम IE के लिए भी कहेंगे कि IE is nearly equals to beta DC IB. When emitter resistor is viewed from the base circuit, the resistor appears to be larger than its actual value because of the DC current gain in the transistor. अब चूँकि ट्रांजिस्टर में करंट गेन भी होता है, तो इसलिए जो एमीटर का रेजिस्टेंस है, अगर हम बेस सर्किट से एमीटर के रेजिस्टेंस को देखें तो वो हमें ज़्यादा नज़र आएगा। मतलब हमें वो बेस के करंट को वो ज़्यादा इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि आर इनपुट बेस, बेस के लिए जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल्स टू वी बी ओवर आई बी। यानी जितनी बेस की वोल्टेज है डिवाइडेड बाय जितना बेस का करंट है, उतना ही बेस को के करंट को इनपुट रेजिस्टेंस बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप आई बी की वैल्यू लिख लें इससे ऊपर वाले फार्मूले में से। आई बी क्या होगा? आई ई स्लैश बीटा डी सी। तो ये वैल्यूज़ पुट करके आपके पास आर इनपुट बेस इक्वल्स टू बीटा डी सी वी बी ओवर आई ई आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो इनपुट बेस का इनपुट रेजिस्टेंस है या ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक तो बीटा डी सी पे डिपेंड करता है, दूसरा बेस वोल्टेज पे, और तीसरा करंट आई ई पे। You can quickly estimate the loading effect by comparing R input base to the resistor R2। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस आ जाएगा बेस का। आप इसको कंपेयर करें R2 सर्किट, R2 रेजिस्टर के साथ। एज लॉन्ग एज R input is at least 10 times larger than R2, अगर ये जो रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया वैल्यूज़ पुट करके ये R2 से 10 गुना ज़्यादा होगा, द लोडिंग इफेक्ट विल बी 10% और लेस। तो इसका मतलब है ट्रांजिस्टर 10% से भी कम लोडिंग इफेक्ट शो करेगा। एंड द वोल्टेज डिवाइडर इज स्टिफ, और उस सूरत में हमारा जो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है वो स्टिफ होगा। और जो ऊपर आपने फार्मूलाज लिए हैं वी बी के लिए, वी ई के लिए, वो सब वही फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे। If R input base is less than 10 times R2,
अगर ये इनपुट रेजिस्टेंस R2 से 10 टाइम्स स्मॉल हो, इट शुड बी कंबाइंड इन पैरेलल विद R2, तो फिर R2 के साथ हर जगह इसे पैरेलल में साथ शामिल करना पड़ेगा। और हम कहेंगे कि ट्रांजिस्टर पे जो है वो ट्रांजिस्टर जो है वो लोड कर रहा है, यानी उसका लोडिंग इफ़ेक्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इन स्टिफ होगा सर्किट किस सूरत में, अगर आर इनपुट बेस जो है वो R2 से 10 टाइम्स ज़्यादा हो। इस सूरत में आप वी बी लेंगे R2 ओवर R1 प्लस R2 VCC, जो कि आपने पहले लिया है। लेकिन अगर सर्किट स्टिफ नहीं है, और किस सूरत में वो स्टिफ नहीं होगा, जब आर इनपुट बेस जो है वो R2 से 10 टाइम्स स्मॉलर हो। ऐसे में ये देखिए वी बी का ये फार्मूला जो आपने ऊपर लिया वो नहीं आप ले सकते। आप यहाँ पे R2 के साथ पैरेलल में आर इनपुट बेस करेंगे, फिर इधर भी नीचे भी R2 के साथ आप पैरेलल शामिल करेंगे, यानी R2 की बजाय आप कलेक्टिव रेजिस्टेंस इन R2 और इनपुट बेस, इनका इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो है ना वो हर जगह फार्मूला में शामिल करेंगे। R2 और R इनपुट बेस, इन दोनों का टोटल इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आप फिर R2 के साथ R2 की बजाय ये आप लेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर लोडिंग इफ़ेक्ट है जैसे कि हमने, फिर हम कैसे टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे, अब हम कैसे वी बी लेंगे और कैसे हम टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। टू एनालाइज अ वोल्टेज डिवाइडर बाइस्ड ट्रांजिस्टर फॉर बेस करंट लोडिंग इफेक्ट्स वी विल अप्लाई थेवेनिन्स थ्योरम। इसके लिए हम जो मशहूर थेवेनिन थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। थेवेनिन थ्योरम में हम रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, और जो उनके अक्रॉस जितनी वोल्टेज अपीयर होनी हो उसको हम टोटल वोल्टेज ले लेते हैं। तो जो टोटल वोल्टेज उन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस अपीयर होती है, उस टोटल वोल्टेज को हम नाम देते हैं VTH का, यानी वी थेवेनिन का। और जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है उस उन कंबाइंड रेजिस्टेंसेस को हम बोलते हैं RTH। तो ये हम अब थ्योरम अप्लाई करके हम फिर इसका एनालिसिस करेंगे। फिर से हम दोबारा वो सर्किट देखते हैं, ये R1 है, ये R2 है, इस पॉइंट की वोल्टेज VB है, और ये VCC, RC और ये RE, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। इस सर्किट को आप रीड्रॉ कर लें। रीड्रॉ कैसे कर लें कि आप यहाँ से इसको अगर अरेज कर दें, यहाँ से इसको अरेज करके इस पॉइंट की, अब चूँकि इस पॉइंट की और इस पॉइंट की दोनों की वोल्टेजेस सेम है, इधर भी VCC है और इधर भी VCC है, तो इस यहाँ से अरेज कर दें और इसको, इस VCC को ऐसे बना लें। ये देखें, ये A फिगर से आप B फिगर पे आ जाएं। आपने सिंपली क्या किया, यहाँ से अरेज कर दिया और इस R1 को ऐसे सीधा नीचे कर लिया। देखें ये बन गया ऐसे, ये VCC, क्योंकि R1 के इस सिरे पे जितनी वोल्टेज है वो VCC है, तो ये आ गई VCC, इसके आगे आ गया R1 और ये नीचे R2। आपने जस्ट इसको ये समझें कि यहाँ से उतार के आप R1 और VCC को आपने ऐसे सीधा कर दिया। और इस ब्लॉक के अंदर अब आप देखें, आपके पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, R1 R2, और एक सोर्स वोल्टेज है जो कि है VCC। आपने इन दोनों रेजिस्टेंसेस का एक कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और उस कंबाइंड रेजिस्टेंस को आप कहेंगे RTH। और इन दोनों रेजिस्टेंसेस के ऊपर इकट्ठी जो वोल्टेज आ रही है उस वोल्टेज ड्रॉप को आप कहेंगे VTH। तो आप इसको, अब इस ब्लॉक को ऐसे रिप्लेस कर लेंगे। ये देखें जो C फिगर में है, इन दोनों का कंबाइंड R1 और R2 का कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया RTH, और इस रेजिस्टेंस ने जितनी वोल्टेज लेनी है वो कहलाएगी VTH। यानी कि आपको पॉइंट A पे देखना है कि पॉइंट A पे टोटल वोल्टेज कितनी अपीयर हो रही है। पॉइंट ए की जो टोटल वोल्टेज है वो उतनी होगी जितनी कि R2 के अक्रॉस आ रही है। तो पॉइंट ए की वोल्टेज को आप कहेंगे VTH, और R2 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 VCC। ठीक है, जितनी वोल्टेज इस R2 के अक्रॉस है उतनी ही A पॉइंट पे आ रही है, तो ये वोल्टेज अब कहलाएगी VTH जो आपने इधर ड्रॉ कर ली।
अब अगर आप पॉइंट ए ही से देखें और वीसीसी को आप हटा दें, हटा के इस पॉइंट को ग्राउंड पे ले आएं, इस पॉइंट को आप ग्राउंड कर दें, तो आप देखेंगे कि ए पॉइंट के हिसाब से R1 और R2 दोनों पैरेलल में हैं। कोई भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में चेक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं कि जिस पॉइंट से हम देख रहे हों उस पॉइंट से हम करंट को फ्लो करवाएं। जैसे अगर ए पॉइंट से करंट इधर फ्लो करेगा तो वो डिवाइड होगा, R1 में भी जाएगा, R2 में भी जाएगा। जब करंट डिवाइड हो तो मतलब वो दो पॉइंट जो हैं, दो रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ पैरेलल में हैं। तो अगर आप ए पॉइंट से करंट फ्लो करवाएं तो R1 में कुछ जाएगा, कुछ R2 में जाएगा, तो इसका मतलब R1 और R2 दोनों पैरेलल में हैं। जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हों तो इनका इक्वलेंट होता है R इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? वही आपका जो फार्मूला है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, उसको आप फिर एलसीएम लेके और उसमें जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और ये इक्वल होगा RTH के। चलिए जी, अब आपने जो ए पॉइंट पे टोटल वोल्टेज अपीयर हो रही थी VTH वो बना ली, और ए पॉइंट पे ए पॉइंट जो ए पॉइंट पे जो टोटल अफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसको आपने बना लिया, वो है RTH। अब आपके पास ये एक सर्किट बन गया। अब इस सर्किट पे आप इसको आप किरचॉफ रूल से इसका एनालिसिस करेंगे। द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द बायस सर्किट कनेक्टेड टू द ट्रांजिस्टर बेस इज शोन इन द बीच बॉक्स। बॉक्स में देखें, ये इक्विवेलेंट सर्किट है जो थेवेनिन थ्योरम के बाद आया है। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब आप इसके अक्रॉस किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं। यहाँ से स्टार्ट करें VTH से। ये सबसे पहले ये VTH क्या है? पॉजिटिव है, तो ये लिखी जाएगी VTH। फिर आगे पोटेंशियल रेजिस्टेंस आ गया, पोटेंशियल का ड्रॉप है, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा? -VRTH। उसके बाद फिर वोल्टेज का ड्रॉप है, इसको आप लिखेंगे -VBE। उसके बाद फिर से पोटेंशियल का ड्रॉप है, उसको आप लिखेंगे -VRE इक्वल्स टू 0। ये आपने किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगा लिया। अब इसमें VRTH यानी पोटेंशियल का ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस RTH कितना है? ये IBRTH। IB करंट इसमें से गुजरा है और रेजिस्टेंस है RTH। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इट इज़ IBRTH। और इसी तरह VRE, इसमें से करंट कितना गुजर रहा है? ये पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल्स है IERE के इक्वल। तो ये वैल्यूज़ आपने लगा दी और VTH को आपने साइड पे कर लिया। उसके बाद आपने पीछे जो फार्मूला IB के लिए फाइंड किया था, IB को आपने कहा था IB इज इक्वल्स टू IE/बीटा DC। वो इस सुपर फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दें। ये IB की जगह आपने लिख दिया IE/बीटा DC, और इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में आप IE की वैल्यू फाइंड कर लें। IE की वैल्यू आ रही है VTH माइनस VBE डिवाइडेड बाय RE प्लस RTH डिवाइडेड बाय बीटा DC। अब इसमें IE की जो वैल्यू आपने फाइंड की वो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। अगर अगर किसी ट्रांजिस्टर में, अगर कोई ट्रांजिस्टर जिसमें RTH की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो, तो ये फैक्टर RTH/बीटा DC ये स्मॉल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू RE। अगर ये चीज़, ये फैक्टर RE की निस्बत स्मॉल हो जाएगा तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आपके पास बाकी रह जाएगा VTH माइनस VBE डिवाइडेड बाय RE, यानी कि IE जो है वो आपका वही आएगा जो कि एक स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की सूरत में था। और अगर RTH की वैल्यू काफ़ी हो, RE के मुकाबले में RTH की वैल्यू ज़्यादा ना हो, कम हो, तो उससे क्या होगा कि आपका ये लोडिंग इफ़ेक्ट आ जाएगा। इफ़ RTH/बीटा DC इज़ स्मॉल, अगर RTH/बीटा DC ये पूरा फैक्टर RE के मुकाबले में स्मॉल हो, द रिज़ल्ट इज़ द सेम एज़ फॉर अनलोडेड वोल्टेज डिवाइडर। तो फिर रिज़ल्ट आपका वही आएगा जो कि अनलोडेड वोल्टेज डिवाइडर की सूरत में था। और अगर RTH/बीटा DC ये फैक्टर जो है ये स्मॉल ना हो,
आर ई के मुकाबले में ये स्मॉल ना हो, तो फिर आप ये लोडिंग इफेक्ट वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे. The voltage divider bias is widely used because reasonably good bias stability is achieved with a single supply voltage. अब देखें इसके दो फायदे हैं. एक तो ये कि बाइस स्टेबिलिटी है इसमें. बाइस स्टेबिलिटी उन सर्किट्स में होती है जो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते. और दूसरा ये कि आप इसमें सिंगल सप्लाई वोल्टेज से बाइसिंग ले सकते हैं. आपको अलग अलग सप्लाई वोल्टेज इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी.